हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को देख हिंदुस्तान का कलेजा छलनी हो रहा है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश की छवि खराब हो रही है और मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं के लिए कसाई की तरह नजर आ रही है। कट्टरपंथियों की नफरत में हिंदुओं का हाल बेहाल है। बांग्लादेश के हालात पर भारत में भी नाराजगी बढ़ रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर बांग्लादेश पर कड़ा प्रहार किया। साफ कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक जैसा है। 500 साल पहले बाबर ने जो किया वही अब हो रहा है। फिर क्या था? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया। विपक्ष योगी के बयान पर पलटवार करने लगा और हमेशा की तरह इस बार भी असली मुद्दे पीछे रह गए। इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल से बांग्लादेश, सियासत तेज। रामनगरी में योगी का तीखा वार। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कब तक? हिंदुओं पर हमले, बारूद बना बांग्लादेश। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेशी हिंदुओं समेत वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें सामने आती रही हैं। हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ के चरमपंथी दल हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा का खूनी खेल खेल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमलों से पूरी दुनिया में चिंता की लहर दिखाई दे रही है। हिंदुओं को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को देखते हुए पूरे भारत में विरोध हो रहा है। जगह जगह नारेबाजी और रैलियां निकाली जा रही हैं। बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए इस वक्त पूरी तरह से नर्क बन चुका है। बांग्लादेश में मौजूदा हाल कुछ ऐसे हैं कि जो हिंदू बोलेगा वो मारा जाएगा। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार जैसा माहौल है। मानवाधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे बांग्लादेश में झूठे साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है। काटो, पीटो, मारो के जुमले गूंज रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बेशक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कट्टरपंथियों की मार काट मुहिम के सामने असहाय हैं और मूक दर्शक बने हैं। हिंसा का घर बना बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच 5 अगस्त से तनाव। शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद से संकट। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हिंदू विरोधी हो गया। बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद हिंसा का दौर। वहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इस्कॉन की पुजारी चिन्मय प्रभु गिरफ्तार कर लिए गए। चिन्मय प्रभु के वकील पर हमला हुआ। प्रभु पर देशद्रोह के आरोप लगे। बांग्लादेश में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में विरोध हो रहे हैं। अमेरिका ने भी हमलों पर चिंता जाहिर की है। हमलों पर ब्रिटिश सांसदों ने चिंता जताई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के रहते देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हमले जारी हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंतरिम सरकार भी सुरक्षा के वादे करके हिंदुओं को ठेंगा दिखा रही है। बांग्लादेश की सरकार घर फूंक तमाशा देखने में जुटी है। दूसरी तरफ संभल में 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति है। भारत में बांग्लादेश और संभल को न चाहते हुए भी जोड़ा जा रहा है। संभल का तनाव सुलगती आग बन गया है। कब हवा पाकर आग दहकने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए सियासी कुनबे में सरसराहट तेज कर दी है। सीएम योगी ने कहा, बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें।
और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। तो सीएम योगी के खरे खरे बोल सामने आ रहे हैं। योगी ने बाबर को निशाने पर लेकर किया हमला। संभल में जो हुआ बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। बांग्लादेश में जो हिंदू बोलेगा वो मारा जाएगा। धरती पर जहां मानवाधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक इस पर प्रवचन देता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर सारा ज्ञान धरा रह जाता है। भारत का स्टैंड काफी मजबूत है। जो हालात वहां पर बने हैं, भारत को अब डायरेक्टली हस्तक्षेप करने की जरूरत है। सीधे सीधे वहां की सरकार पर इन हमलों के इल्जाम लग रहे हैं। जहां एक तरफ संभल है जिस पर एक्शन का दारोमदार सीएम योगी के कंधों पर है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। संभल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने जहां हिंसा की साजिश करने वालों के साथ बाबर को जोड़ते हुए बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को एक कतार में खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मचे उत्पात को लेकर भारत क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। कहने को भारत विरोध दर्ज कर रहा है, लेकिन ये विरोध क्या काफी है? क्या भारत हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर खुलकर वैश्विक मंचों से बात रखेगा? क्या भारत पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी अलग थलग करने की तैयारी करेगा? संभल में सीएम योगी के डीएनए मिलाने वाले बयान के आखिर क्या मायने हैं? संभल के मामले से बांग्लादेश को जोड़ने का आखिर क्या कारण है? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नदीम खान हैं और हिंदू धर्मगुरु महंत रामदूत दास हमारे साथ हैं। आलोक वर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बार बार डीएनए की बात क्यों करते हैं योगी जी? अगर इन्हें इतना ही डाउट है तो हम सब अपना डीएनए चेक करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, और योगी जी भी टेस्ट करवा लें, पता कर लें किसका डीएनए क्या है। आपको किसके डीएनए पर शक है? नहीं है, डीएनए क्या है, कैसा है, सबको पता है। जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, संभल में जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया, जिस तरीके की उनकी बयानबाजी आती है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी जिस तरीके की बयानबाजी है, सब कुछ साफ साफ है कि आप क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अब चेहरा छुपा नहीं रह गया, चेहरा नुमाया हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी वही कहते हैं कि आप इसे बांग्लादेश नहीं बना सकते, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, अमन चैन की राह पर आगे बढ़ रहा है, हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिस राज्य को आप बीमारू राज्य कहते थे, हम एक नए स्टेज पर उसको लेकर के गए हैं। आज सड़क, पानी, बिजली, विकास की बात हम करते हैं, आज किसानों की भलाई की बात करते हैं, आज जो नौजवान है उनको नौकरी मिले, देश दुनिया के कारोबार, देश दुनिया की। पर आलोक जी, किस तरीके से आप बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं? बांग्लादेश में तो हिंदू मारे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। संभल में कौन सा हिंदू मार दिया? यहाँ तो मुसलमानों को गोलियां लगी हैं, वही मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है वो तो सारे मुसलमान हैं। नहीं, संभल में क्या करने की कोशिश हुई, मेरा तो ये सवाल है। अदालत ने कहा कि एक सर्वे हो जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कमिश्नर एक टीम बनाई, वो टीम अपना काम कर रही थी। अचानक इतने सारे लोग, इतनी भीड़, और दूर दूर से इकट्ठा हो जा रही है, सुबह 5-6 बजे इकट्ठा हो जा रही है। क्या करने की कोशिश है? आप किसी सिस्टम पर आप भरोसा करते हैं कि नहीं करते? आप अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करते, आप जजेस पे भरोसा नहीं करते, अगर कुछ हादसा हो गया, कोई वाकया हो गया, वहां के लोकल के प्रशासन पे भरोसा नहीं करते, पुलिस पे आप भरोसा नहीं करते, और कुछ हो गया, उसकी कोई जांच टीम बैठी, शिवपाल जी कह रहे हैं कि मुझको जो है न्यायिक जो टीम बैठी है उस पर भी हमको भरोसा नहीं है। तो भैया क्या करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को एक सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा संत मिला है जो राजा भी है। हमें ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संभल में जो कुछ हुआ, जो उसका दोषी है वो गिरफ्तार होगा, उसको सजा मिलेगी, और जिसने साजिश रची है उसको छुपाने की जरूरत क्या है, ढांकने की जरूरत क्या है? नहीं, पर छुपा कौन रहा है साजिश को? पुलिस प्रशासन आपके पास है, छुपा कौन रहा है? कैसे छुपा सकता है? साहब, पुलिस प्रशासन हमारे पास है, उसकी जो है लोकल जांच हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि साहब उस पर मुझे भरोसा नहीं है। एक दूसरी टीम पर आ गई जिसमें जजेस शामिल हैं, हाईकोर्ट के जजेस शामिल हैं, जज शामिल है, दूसरे लोग शामिल है, वो जांच कर रही है, आप कह रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं है। तो किस पर भरोसा नहीं है और क्यों कह रहे हैं साहब?
क्या कुछ इस तरीके का कुछ एबनॉर्मल स्थितियां हुई जिसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की दिशा में ले जाना चाहते हैं क्या? क्या मंशा है आपकी? इसको बचाना चाहते हैं? अगर पूरे सिस्टम पे आपको भरोसा ही नहीं है, संभल के प्रशासनिक मशीनरी पर आप कहते हैं हमको उस पर कोई भरोसा नहीं, पुलिस प्रशासन पर हमको उस पर भरोसा नहीं, सरकार उस पर आपको भरोसा नहीं, तो आपको भरोसा आखिर किस पर है? ये सवाल तो पनपता है ना कि आपको भरोसा आखिर किस पर है? ठीक है मोहम्मद साजिद, जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर, जांच करने वाली टीम पर। तो जवाब दे दिया है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भरोसा खो चुकी है, जनता का भरोसा खो चुकी है, इसीलिए यह स्थितियां आ रही हैं। और जो हिंसा हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो या संभल हो या दुनिया के किसी भी कोने पर, किसी भी इंसान के साथ हिंसा होती है, उसके साथ मारपीट होती है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, ये बड़ा खिलाफ है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में जो चल रहा है उसके लिए सरकार को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है कि हम लोग जहां दुनिया में हमारा डंका बज रहा है वहीं हमारे लोग पीटे जा रहे हैं या उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो सरकार को कड़ा ऐतराज जताना चाहिए और विदेश नीति के तहत जो है वो महाविरोध दर्ज कराए संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिससे कि कहीं पर भी, और हम समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता का बस यही मंशा है कि किसी के खिलाफ भी कभी कोई हिंसा ना हो और सब लोग शांति से रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरीके से बवाल कराती है, संभल में किस तरीके से उन्होंने बवाल कराया है। कहीं ना कहीं सरकार उसमें कटघरे में खड़ी नजर आती है कि एक याचिका दायर होती है, पहले चुनाव 13 तारीख को होता है कि वोटिंग होगी, और फिर चुनाव बढ़ा दिया जाता है और फिर 19 तारीख को याचिका दायर होती है। लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उस याचिका की तुरंत सुनवाई होते हुए रात में ही टीम पहुंच जाती है और रात में सर्वे करती है, जबकि सुबह 10 बजे से रात के शाम को 5 बजे तक सर्वे होता है। आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका को भी बीजेपी ने सेट कर लिया है, आप ये कह रहे हैं? कहीं ना कहीं देखिए वहां जो अधिकारी जमे हुए हैं वो वहां से वाकिफ थे, तो अगर उनको ये मोहम्मद साजिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि अदालत जो सर्वे का ऑर्डर देती है वो बीजेपी के कहने पर दे रही है? देखिए कहीं ना कहीं अदालत ने क्या दिया है ये तो बात अलग है, लेकिन अलग क्यों है सर? उन्हीं का तो सर्वे ऑर्डर है, अदालत के कहने पर तो सर्वे हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है? और सर्वे 1-2 दिन टाला भी जा सकता था क्योंकि 8 दिन बाद मतदान था, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा लेने के लिए सर्वे अचानक कराया गया। आप कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को टाल देना चाहिए क्योंकि हिंसा हो जाएगी, तो ये तो कोर्ट जिम्मेदार हो गया, आप ये कह रहे हैं? बड़े से बड़े कार्यक्रम, बड़े से बड़े जो है इस तरीके के मामले टाल दिए जाते हैं। तमाम कोर्ट की चुनाव है अगले दिन, जो महानिर्वाचन अधिकारी होते हैं वो कह देते हैं कि अभी चुनाव है इसलिए हम 2 दिन बाद देखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद अगर सर्वे करते हैं तो कोई हिंसा नहीं होती, 2 दिन पहले कर लिया इसलिए हिंसा हो गई? देखिए अगर 2 दिन पहले हो या 1 दिन पहले हो, ये वहां प्रशासन का फेल्योर है। पहले उनको वहां के तमाम रजिस्टर होते हैं, क्रिमिनल रजिस्टर होते हैं, शांति सुरक्षा समितियां होती है, वो सब एक्टिव करनी चाहिए थी। उसके बाद वहां का माहौल देखना चाहिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती, उसके बाद सर्वे करना था। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा खराब थी। वहां जो अफसर जमे बैठे हैं वो 7-7 साल से है, वो यूपी कैडर के भी नहीं है। तो किसी भी कमिश्नरी में कोई भी अफसर 2 साल 3 साल से अधिक नहीं रुकता है, लेकिन 7 साल से है। तो आज समझ सकते हैं कि वो वाकिफ थे वहां पे कि हिंसा कैसे होगी और क्या इसका रिएक्शन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर है, जिसकी वजह से इतना बड़ा वो ही और कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है। और अगर वहां सब शांति है, सब ठीक है, तो फिर जाने के लिए पाबंदियां क्यों हैं? जा रहे हैं लोग, उनको जाने दिया जाए, वो अपनी बात करेंगे। तमाम वहां पे नेट की पाबंदी है, वहां के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती तहरीर जा रही है। साजिद साहब, जाने की पाबंदी इसलिए क्योंकि आपने अखिलेश यादव को सुना, आपने रामगोपाल यादव को भी सुना, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जज दंगा करवा देते हैं। आपको लगता है कि ये ठीक है? इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप संभल में जाके देंगे तो वो ठीक लगेगा? अखिलेश यादव ने कहा पुलिस ने गोली मार दी प्राइवेट हथियार से। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आया कि पुलिस ने प्राइवेट हथियार से गोली मारी, 4 लोग मर गए? ऐसे बयान अगर आप मृतकों के घर जाकर देंगे तो दंगा भड़केगा या शांत हो जाएगा? ये सब चीजें वहीं से कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष है
जो लोग मरे हैं उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, उन्हीं की बात है, उन्हीं के वीडियो आ रहे हैं। अरे आप संसद में गोलियां कह रहे किधर से हैं चली साजिद हैं? साहब, आपके एक बड़े नेता सम्मान- संसद में कह रहे हैं बिना सबूत के कि पुलिस ने प्राइवेट हथियार से गोली मार दी, लोग मर गए। रामगोपाल जी तो छोटे छोटे जज कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो तो छोटी अदालतों के छोटे जज पता नहीं क्या कर देते हैं। ये न्यायपालिका ये के साथ तो सवाल कम से कम ठीक व्यवहार कर ये लीजिए। सवाल वही के पीड़ित पक्ष उठा रहा है। पीड़ित पक्ष की बात रखना विपक्ष का काम है। जहां जुल्म ज्यादती होगी वहां विपक्ष खड़ा होगा, चाहे वो संभल हो या और भी जगह हो, तो विपक्ष अपना काम कर रहा ठीक है। है। और जब पीड़ितों के साथ जुल्म नदीम किस खान साहब। तरीके से हुआ है, ये एक प्लान्ड घटना थी जो संभल पूरी जग जाहिर हो चुकी है। नदीम केवल खान साहब, मतदान के मामले जो में बात किस योगी जी ने तरीके कही से है वो ये किया कह रहे हैं कि 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम किया था अयोध्या में, और जो संभल में काम हो रहा है, जो बांग्लादेश में काम हो रहा है, इन सबकी प्रकृति एक है, सबका डीएनए एक है। और ये लोग जो आपको यहां पर भड़का रहे हैं, इन सब लोगों ने विदेशों में असल में प्रॉपर्टी खरीद रखी है। जी धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी। योगी जी असल में अगर चाहते योगी जी और उनकी पुलिस चाहती तो ये दंगा तो पहली चीज जो संभल में हुआ ये होता ही नहीं। उसका मेन वजह यह है कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर करती है सर्वे का, तो पुलिस पहले वहाँ के लोगों से मिल के उनको सहमत में लेती है, उनको एक राय करती है कि हम कोर्ट से आए हैं, हमको जो है सर्वे करना है, उसको कॉन्फिडेंट में लेती है लोगों को वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक कोर्ट सारा काम 24 घंटे के अंदर, 24 क्या 12 घंटे के अंदर सारा सब कुछ आदेश करके शासन प्रशासन चला जाता है, ना किसी को कॉन्फिडेंट में लेता है, ना किसी से एक मीटिंग करता है। जबकि मैंने परंपरा देखी है अब तक यहाँ पे कि कोई त्योहार भी होता है, चाहे हिंदू का चाहे मुस्लिम का, तो पुलिस थाने के अंदर वहाँ पे एरिया के लोगों से एक मीटिंग होती है कि अच्छे माहौल में सारा त्योहार गुजरे। एक त्योहार कराने के लिए पुलिस जो है सबको कॉन्फिडेंट में लेती है। और यहाँ पे अगर योगी जी या सरकार की नीयत साफ थी तो वहाँ के लोगों को सर्वे के लिए कॉन्फिडेंट में क्यों नहीं लिया? ये कॉन्फिडेंट में न लेने का नतीजा है। नदीम खान साहब, जिस दिन आप कह रहे हैं कि सब कुछ 24 घंटे में हो गया, वो जो जिस दिन 24 घंटे में हुआ उस दिन तो कोई बवाल नहीं हुआ था, बवाल तो 5 दिन बाद हुआ है। तो उस दिन तो वही दोबारा जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा करने की क्या जरूरत थी उसकी? अरे मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था इसीलिए बवाल हो गया, तब तो पहले ही सर्वे में हो जाना चाहिए था। कॉन्फिडेंट में मेरे को नहीं लगता है, सबको लगता है। अगर वही मुस्लिम समाज को या वहां पे जो भी रहने वाले लोग हैं उनको अगर कॉन्फिडेंट में लेके किया जाता ये बवाल कभी ना होता। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि बवाल हो, और प्रशासन तो वही करता है जो सरकार चाहती है। सरकार की खुली मंशा है कि बवाल हो। अगर सरकार की मंशा ना होती, वो वहां के लोगों को बातचीत करके पहले कॉन्फिडेंट में लेती, फिर से सर्वे कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये कॉन्फिडेंट में ना लेने की वजह से ये सारा तो आप ये कह रहे हैं कि 19 तारीख वाले सर्वे तक, 19 तारीख वाले सर्वे तक ये लोग सब कॉन्फिडेंस में थे, 24 तारीख आते आते सारा कॉन्फिडेंस चला गया और बवाल हो गया। कॉन्फिडेंट में लिया था, मीटिंग हुई थी वहां, आप मालूम करिए ना, वहां पहले जो सर्वे हुआ है वो लोगों की जानकारी में था, लोगों को मालूम था, कॉन्फिडेंट में लेके हुआ। तो 24 तारीख के सर्वे में ऐसा क्या हो गया था कि वो कॉन्फिडेंस चला गया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, टीम ही तो आई थी सर्वे करने, ऐसा क्या हो गया? उसकी वजह यही है। आप उस वीडियो में देखिए, आप कोर्ट के आदेश पे जाते हैं सर्वे करने और वहां पे आप नारा लगाते हैं धार्मिक। ये कौन सा आप एक तरफा आप कर रहे हैं ना? आप अगर कोर्ट की तरफ से गए हैं तो शांति से जाइए ना, नारा लगाते हुए लोगों को भड़काते हुए जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप ना ये सवाल आप सरकार से पूछे हैं ना पूछेंगे आप? नहीं क्यों नहीं पूछेंगे, अभी बैठे बीजेपी के नेता, अभी पूछ लेते हैं। कोर्ट के अरे नदीम खान साहब, इतना आसानी से थोड़ी ऐसे थोड़ी आप बोलकर निकल जाएंगे। आलोक वर्मा साहब वो कह रहे हैं कि जो टीम आई सर्वे करने, इनके पीछे कुछ लोग थे जो कि ऑफिशियल्स नहीं थे, उन्हें होना भी नहीं था वहां, पता नहीं वो क्यों थे। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बताते हैं कि वो वहां पर भड़काऊ नारे लगा रहे थे और उन्हीं की वजह से ये सारी हिंसा शुरू हुई, क्योंकि दूसरी बार के सर्वे में ऐसे नारों ने लोगों को भड़काया। ठीक नदीम खान साहब, ठीक सवाल पूछ रहा हूं, दीजिए जवाब। आलोक वर्मा जी दीजिए जवाब। ये सुबह सुबह जब गुलाबी सर्दी थी, इतनी भीड़, हाथों में हथियार लिए कहां से आ गई साहब? किसने बुला लिया उनको? वो नारे किसने लगाए पहले ये तो बताइए, भड़काऊ नारे किसने लगाए? मुझे नहीं मालूम, ये ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अगर कोई भड़काऊ नारे लगा रहा है तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति को या एक समूह को हक मिल जाता है जिसको गोली मार दें?
उसके ऊपर पिस्टल तान दें, उसके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर अरे दें। मारे तो वही गए हैं जो मुसलमान हैं, कहाँ ऑफिशियल्स मारे गए हैं क्या? या जो नारे लगाने आए थे वो मारे गए हैं क्या? आलोक भाई आप वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, तो बरामद हुआ ना, वो वकील हथियार के कहाँ से और आया? पुलिस अरे के कौन मारा गया आलोक जी, ये तो बताइए। भड़काऊ नारे लगाने वाले लोग मारे गए क्या? कोई जरूरत नहीं थी। वो सब जांच में निकल के सामने आएगा ना। मारा कौन गया ये तो पता ही है अभी। अभी जांच में भाई क्या, मुझे क्या बताने की जरूरत है? सबको पता है कौन लोग मारे गए। तो वही तो कहाँ पूछ से रहा हूँ, आए क्या वो थे? नारे लगाने वाले लोग मारे गए? कितनी दूर से आए थे वो? नहीं ये देखिए, ये सीधा इसी मारे जवाब ही नहीं देंगे। मेन मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि अगर कोर्ट के आदेश पे गए, आप शांति से जाते, सबको कॉन्फिडेंट में लेके करते, ठीक है उसमें आम नदीम जी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। जवाब देने दीजिए नदीम जी। ठीक है आलोक जी को जवाब तो पूरा करने दीजिए। आप ये फैसला अदालत के बीच में, अधिकारियों के बीच में, वहाँ कलेक्टर मौजूद था, वहाँ एसपी मौजूद था, वो सिस्टम संभालेगा ना कि आप खुद संभालने लगेंगे? आप एक भीड़ को बुलाएंगे कि हथियार लेकर के आओ। बहुत सारे मैसेज आए जिसमें कहा गया अगर कुछ रखा हुआ है तो लेकर के साथ में आओ। जो गोलियां बरामद हो रही हैं पाकिस्तान में, गोलियां कहाँ से आ गई साहब? कहाँ से आ गई? कौन कह रहा है लेकर के इस तरीके के हथियार आओ? और क्यों आओ हथियार इस तरीके के? तो आलोक जी इसके लिए जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार है कि आपकी पुलिस को पता नहीं चला कि पाकिस्तानी गोलियां वहां पर आ गई हैं? एफआईआर तो दर्ज हुआ है किसी सांसद के ऊपर। तो आप कह रहे हैं वो सांसद पाकिस्तानी गोलियां लेकर आ गए थे? कोई भाई भड़काने के मामले में मैसेज पहुंचा दी, जांच हो रही है ना साहब, जांच होगी, बहुत कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ निकल के आ जाएगा। कौन चेहरा था, कहां से मैसेज गया, कौन उसके पीछे था, वही ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता भड़काऊ नारे कौन लगा रहा था? आप ये कह रहे हैं आपको नहीं पता भड़काऊ नारे कौन लगा रहा था? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पता है तो अब मालूम हो गया, एक सेकंड कार्रवाई कर दीजिए। महंत रामदूत जी, ये जो बात है ना, फिर से वो दो समुदायों को आमने सामने लाने वाली बात। योगी जी ने कहा कि वही बटेंगे तो कटेंगे, तो ठीक है, जो बांग्लादेश में कर रहे हैं उनका डीएनए भी वही है, जो संभल में कर रहे हैं उनका भी डीएनए वही है। सवाल यह है कि बांग्लादेश में तो हिंदू मर रहे हैं, संभल में कहां किसी ने हिंदुओं को कुछ कर दिया? ये हिंदू वर्सेस मुसलमान थोड़ी हो रहा है संभल में। भारत ही नहीं, विश्व में जितने भी आज के समय पे एक विशेष समुदाय जिसे हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, इनमें कुछ परसेंट छोड़ के जो अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने परिवारों को पालना चाहते हैं, बाकी सब इस टाइम पे अलकायदा और आईएसआईएस की मेंटलिटी पे चल रहे हैं। उनका वास्तविक डीएनए उन्हीं से मैच कर रहा है। बात संभल की नहीं, आप एक चीज समझिए, जितना मैंने संभल को समझा है, जितना मैंने वहां के वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मैं वहां था नहीं, लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी देश में या देश के कहीं भी बाहर जब भी कोई मंदिरों के या हिंदुओं के बात पर का कोई मुद्दा आता है तो मुस्लिम इस तरीके से अग्रेशन में आ जाते हैं, उनके अंदर उनके कमांडर कुछ ऐसा चरस भर देते हैं कि बस उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हम जिहाद करेंगे, हम अपने इस्लाम के लिए हम मार देंगे या मर जाएंगे। तो ये मानसिकता ना तो भारत की डेमोक्रेसी के लिए ठीक है, ना मानवता के लिए ठीक है। ये सिर्फ जो जिस डीएनए से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये या तो अलकायदा का डीएनए है या आईएसआईएस के लोगों का ये काम होता है। भाई आप भारत में हैं, शांति प्रिय अगर रहना चाहते हैं, संविधान पे अपना भरोसा जताते हैं, संविधान को सब कुछ मानते हैं, तो फिर संविधान की हो रही पैरवी में अपना सहयोग करें। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, नदीम खान साहब कह रहे थे अभी कि वहां पुलिस को लोगों से संपर्क करना चाहिए था। भाई भारत का संविधान अब इतना कमजोर हो गया है या भारत का प्रशासन अब इतना कमजोर हो गया है कि कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अब घर घर जाके उन्हें निवेदन करना पड़ेगा कि प्रभु आप हमें गाइडलाइंस दें, रास्ता दें, तो क्या मैं सर्वे कर दूं? क्या ये जायज बात है? ये इस तरीके से पैनल पे बैठ के भारत के संविधान को या भारत के प्रशासन को इस तरीके से दिशा निर्देशों दें? दूसरी बात एक चीज और जोड़ूंगा, भाई मोहम्मद साजिद साहब कह रहे थे कि कोर्ट को अपना फैसला टाल देना चाहिए था, तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा
कि क्या देश में मुस्लिम अब इतना ज्यादा अग्रेसिव होने की कगार पे है कि कोर्ट को अपने फैसले बदलने पड़े सब हिंसा को रोकने के लिए? तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में और अलकायदा में हमने होते देखा है कि भाई उन्हें आतंक फैलाना है तो आप पीछे हट जाइए। जब आप इस मानसिकता से काम कर रहे हैं कि आप आतंकवादी बनने की कगार पे हैं, तो मुझे आशा है कि भारत का संविधान और भारत का प्रशासन आपको उसी रूप में जवाब देने को तैयार बैठा है। ठीक है मोहम्मद शोएब, ये बांग्लादेश संभल की तुलना ठीक लग रही है आपको? एक जैसा डीएनए वो कह रहे हैं। तो मतलब पहले राउंड में हर आदमी की अपनी बात सुन लिया, सर उसके बाद फिर डिबेट होती रहे, दूसरे की जवाब दिया जाए तो मतलब की बात रखी जा सकती है। आप देखिए सर, संभल का जो मामला हुआ है उसमें आप देखिए सर, जो याचिका दायर की गई है वो सुनने में आया था कि सरकारी वकील है। सरकारी वकील सर जब होता है वो किसी भी हुकूमत में सरकारी वकील अगर बनता है तो बिल्कुल तय होता है वो हुकूमत में वो इन्वॉल्वमेंट उसका है या उसका मेंबर है, वरना वो सरकारी वकील नहीं बन सकता। लेकिन हाँ ये नहीं है कि वो कोई जानी थी तो कमोसन जज साहब को उसके संज्ञान लेना चाहिए था, फौरी जजमेंट देना चाहिए था। अब आप देखिए सर 1.5-2 घंटे में ही दरखास्त पड़ी, उस पर सुनवाई हुई और फौरी ही आवेदन कर दिया गया कि जाके वहाँ पर सर्वे कर लिया जाए। चलिए शायद सर्वे कर लिया गया। उसके बाद आप सर अगर एक ये बात देखें फौरी दूसरे सर्वे की क्या जरूरत थी, जो मामला भी संगीन है। आप देखिए सर हिंदुस्तान में क्या कहीं मुल्कों में चले जाए तो जो मुकदमे होते हैं सर सिविल वगैरह में अगर मुकदमे देख लें तो 40-40, 50-50 साल मुकदमे चलते हैं। बाप खत्म होता है, बेटा खत्म होता है, पोता मुकदमा होता है। और क्रिमिनल में अगर आप आ जाएं तो 20 साल तक लोग मुकदमे लड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि तो उनका कसूर ही नहीं था और जेल में बंद थे। तो ये मद्देनजर रखते हुए देखते हुए बात, और ये सर देखिए दोनों समुदाय की बात थी और दोनों की आस्था की बात थी। तो मैं समझता हूँ किसी टिप्पणी में जज साहब नहीं कर रहा हूँ, वो घर है, मंदिर है और वो इतना बड़ा मंदिर है कि उसके कोई फैसले हो उससे इनकार मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई भी शख्स नहीं कर सकता, चाहे मुसलमान या किसी भी कास्ट का हो। लेकिन मैं समझता हूँ कभी कभी जज भी इंसान होता है, उनको थोड़ा सा उसको संयम रखना चाहिए था। उसको कम सुनने के बाद उसको जो है रख लेते कि हम 2-3 दिन के बाद का फैसला देंगे, या मैं डीएम से बात कर लूँ या मैं मुख्यमंत्री से बात कर लूँ। अदालतें थोड़ी ना फैसला देने से पहले ये सब करेंगे। अब आप अदालतों पर ही सवाल उठाने लग जाएं कि अदालतें कब फैसला सुनाएं, कौन सा टाइम हो फैसला सुनाने का। आप खुद ही तो कह रहे हैं इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उसमें भी अदालतें देखें कि भाई आज नहीं फैसला सुनाएंगे कल फैसला सुनाएं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बहुत सारे लोग अदालतों की गलतियां निकाल रहे हैं, कुछ लोग सरकार की, पुलिस प्रशासन की, लेकिन अब योगी जी ने कहा है कि भाई वसूली भी की जाएगी अब तो नुकसान की। उनके पोस्टर भी जारी किए जाएंगे जो पत्थर मार रहे थे, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत अच्छा है पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही सही से नहीं लगती, कमजोरी सी लगती है, हड्डियां कमजोर हैं, गाल पिचके हुए हैं, शरीर वीक होता जा रहा है। उनका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो जो खा रहे हैं निकले जा रहा है, उनके ऊपर लग नहीं रहा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 799 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके ये दवा मंगवा सकते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे।
कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ। जयतु महाकुंभ, जयतु सनातन। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। उनको खाया पिया अच्छे से लगता ही नहीं। वो जो खाए पिए जा रहे हैं ऐसे लगता है कि खा तो रहे हैं, निकले जा रहा है, शरीर पर कोई असर ही नहीं करता। तो इसको ठीक करने के लिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 799 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। संभल को लेकर बयानबाजी थम नहीं रही है और इसी पर चर्चा हो रही है कि आखिर संभल में हो क्या रहा है। बांग्लादेश से जो हुआ उसकी संभल से तुलना करना क्या ठीक है? आलोक वर्मा साहब, अजय राय ने कहा कि सुनियोजित तरीके से आप लोगों ने संभल की घटना को करवाया है और इसीलिए जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाना चाहते थे तब आपने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस द्वारा की गई हत्याओं को छिपाना चाहते हैं आप, इसलिए आप चाहते हैं कि वहां कोई पहुंच ना जाए। साहब, एक शेर है ना कि होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये नाटक, ये नौटंकी, ये तमाशा जो समाजवादी पार्टी कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, वो क्या है? वहाँ के प्रशासन ने कहा कि जरा रुकिए, सारी जांच चल रही है, कोई असहज स्थितियां नहीं होनी चाहिए। 10 तारीख तक कोई बाहर का आदमी यहाँ पर ना आए। 10 तारीख को जांच हो रही है, न्यायिक आयोग, न्यायिक टीम है वो भी लगी हुई है, वहाँ की लोकल SIT है वो जांच कर रही है। तो आप इसमें बेकरार क्यों हैं? राहुल गांधी का कल मैं देख रहा था, अरे भाई सदन में आप, पूरी दुनिया सुन रही है, देश सुन रहा है, लेकिन उनको थोड़ी सी नौटंकी करनी है, उनको तमाशा करना है। साफ साफ दिख रहा है ना कि कांग्रेस के लोकल प्रदेश अध्यक्ष ने क्या किया, किस तरीके से कांग्रेस के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो तमाशा किया वो भी सबने देखा। समाजवादी पार्टी की जो टीम है जिसने तमाशा किया वो भी आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि तमाशे का समय नहीं है। राजनीति तो और भी मसलों पर हम लोग कर लेंगे, अभी तो शांति स्थापित करने का समय है। अभी तो जो घाव हुए हैं उन पे मरहम लगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग उसके दोषी हैं, 4 लोगों की मौत हुई है वहां पर, और जो लोग उसके दोषी हैं उनको सजा मिले, इसकी भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आप सिस्टम पर भरोसा कीजिए, तमाशा छोड़िए। बहुत सारे मसले, अभी तो राजनीतिक जो मैदान है उसमें बहुत सारे मसले आएंगे, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, आप लेकर के हमारे साथ जूझिएगा ना साहब। जूझ तो रहे हैं आप। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा आपको पटका है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी लोकसभा में थोड़ा सा हम कमजोर हुए और उसके बाद फिर हमने बता दिया आपको उपचुनाव में कि कि उत्तर प्रदेश की लोग, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के आम मतदाता चुनाव तो आते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के साथ खड़े होना, खासतौर से जिन लोगों की जान गई है उनके साथ खड़े होना जरूरी है। आप उनको नहीं जाने दे रहे, ठीक है। बीजेपी का कौन सा नेता चला गया मृतकों के यहाँ पर, ये बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ अगर कहा गया है कि 10 तारीख तक किसी को अलाउ नहीं किया गया, कोई बात नहीं। वहां का लोकल प्रशासन जांच कर रहा है ना, सारी चीजों की जांच कर रहा है। 24 तारीख की हिंसा क्यों हुई, कौन लोग थे वहाँ, हथियार किस तरीके से आए। आप कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद बीजेपी का कोई नेता जाएगा उनके जख्मों पर मरहम लगाने? हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 तारीख के बाद कोई बीजेपी का बड़ा नेता वहां नजर आएगा? भैया आपने सवाल किया, समाजवादी पार्टी
कांग्रेस का हक है कि वो सवाल करे। आपने कहा एसआईटी पे पूरा भरोसा नहीं। योगी सरकार में हाईकोर्ट के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश की अगुवाई में टीम खड़ी कर दी, वो भी जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा ना, सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जनता के साथ खड़े होना भी जरूरी है। अरे साहब, योगी जी कोई आदेश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है ना उनके साथ, संभल के साथ खड़ी है, कहाँ अलग हो जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की तमाशा जान करने वाले लोग नहीं है। जिन लोगों की जान गई उनके साथ खड़े नजर आएंगे क्या? उनके भी जख्मों पर मरहम लगाएंगे क्या? कोई बीजेपी का नेता वहां जाएगा? जिन लोगों की जान गई है, जान लेने वालों की भी पहचान हो रही है। जिन लोगों ने ये साजिश रची है, पर्दे के पीछे जो कुछ है सब निकल करके सामने आएगा। जांच हो रही है ना साहब, उसमें तमाशा करने की क्या जरूरत है? ठीक है मोहम्मद साजिद, 10 तारीख तक ही तो रुकना है, वो कह रहे हैं उसके बाद जाइए, कौन मना करता है? देखिए, वहां लोगों की मौत को बवाल हुए आज 11 दिन हो गए, तो 11 दिन बाद भी और एक तरफ कहा जा रहा है कि वहां सब शांति है, तो फिर कैसी शांति है? वहां से वीडियो आ रहे हैं पीड़ित घायल जो हॉस्पिटल में भर्ती है कि पुलिस प्रशासन हमसे दबाव बना के तहरीर फर्जियां लिखवा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, बड़े कई मीडिया चैनल ने उसको दिखाया भी है कि जो पीड़ित कह रहे हैं, और उसको तमाम जनप्रतिनिधियों ने ट्वीट भी किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा खराब है, और 11 दिन बाद भी क्या जो मृतक है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया हो, कोई उनकी आर्थिक मदद की हो, वो बेचारे तमाम गरीब घरों के हैं जो अपना कोई काम करने का लौट रहा था, कोई अपने घर का सामान लेने जा रहा था। क्या वो लोग किसी वीडियो में या किसी में है क्या? कहीं कोई वो आरोपी थे? तो जब वो पीड़ित है तो उन पीड़ितों के साथ अभी तक सरकार ने क्या किया है? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा बवाल हुआ है। और आप समझिए कि मैं बांग्लादेश को भी लेके कहता हूँ, कहीं ना कहीं विदेश नीति में फेल है। केवल ये हिंदुस्तान में कहा जाता है कि साहब जो है वो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो अगर डंका बज रहा है तो क्यों हमारे भाइयों के साथ वहां पे शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है? तो वो हमारे भाइयों के साथ जुल्म जातियां नहीं होनी चाहिए बांग्लादेश में भी। इसके लिए सरकार पहले आलोक जी से इसी पर जवाब उठाने चाहिए। बांग्लादेश से जो आप तुलना कर रहे हैं, तुरंत उनको बांग्लादेश से जो आप तुलना कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं को कटने से आपने वहां पर रोक लिया क्या? हमारी हिंदू ही नहीं, कोई भी इंसान के साथ हिंसा होती है, आलोक जी से समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और विदेश नीति के तहत वहां जो प्रतिबंध या जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मामले हैं उसको उठाना चाहिए। बताइए, वहां की प्रधानमंत्री जी को तुरंत वहां से हमारे यहाँ से विशेष विमानों से बुलवाया गया, उनको रखा गया, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार इस मामले में बांग्लादेश में दोषी है, और वही संभल की हालत है कि केवल सरकार ये चाहती है ऐसे ही मुद्दों में देश की जनता उलझी रहे, ना बेरोजगारी पे चर्चा हो, ना महंगाई पे चर्चा हो। चलिए, आपको एक कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया है, लेकिन हिंदू भाइयों ने दिया है, उन्हें तो रोजगार दीजिए लाइन लगा के। वो तमाम बेचारे बेरोजगार है। आप पेट्रोल हमें दिए, आप एक कम्युनिटी को दे दीजिए 100 रुपए लीटर, बांग्लादेश के लिए आपने क्या कर लिया अगर इतनी बांग्लादेश से तुलना करते हैं? देखिए, पहली बात कुंदरकी ने शादी कर दिया। आपका नंबर नहीं आया है जब आपकी बोलने की बात आए तब आप बोलिए। मोहम्मद साजिद साहब एक सेकंड रुकिए साजिद जी, अरे साजिद जी आप ही को रोक रहा हूं मैं, एक सेकंड। आलोक जी से पूछा है सवाल, आलोक जी बोलिए। भाई साहब कह रहे हैं कि किसने हमको वोट नहीं दिया साहब। अरे सबने हमको वोट दिया, उपचुनाव ने बता दिया, और आपके कुंदरकी ने बता दिया, आप तो कटेरी ने बता दिया कि जिनको आप कह रहे थे पीडीए का आप नाम लेते थे। आप बेकरार क्यों हो रहे हैं? इतना बेकरार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका सरकार सुनिए साहब, जो पीडीए का, अरे साजिद जी बोलने तो दीजिए उन्हें। अरे आप सुन लीजिए साजिद जी, आपने इतना लंबा जवाब तो दिया, जरा बोलने दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि संभल में शांति रहे? क्या आप नहीं चाहते कि सिस्टम वहां पर काम करे? क्या आप नहीं चाहते कि जो लोग दोषी हों, 4 लोगों की मौत हुई है, 4 बच्चों की मौत हुई है, इन मौतों के पीछे जो असली वजह है वो पकड़ा जाए? तो क्यों तमाशा कर रहे हैं साहब?
करने दीजिए ना सिस्टम अपना काम। आप सबके ऊपर सामान्य निशान खड़ा कर देंगे। आप कहेंगे कि वहाँ का कलेक्टर काम नहीं कर रहा, आप कहेंगे कि वहाँ का कप्तान काम नहीं कर रहा, आप कहेंगे कि योगी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, आप कहेंगे सुनिए साहब। अरे साजिद जी सुन लीजिए। लोगों के मतलब खून की जो है वो खून से जुम्मे के रोज जो आपके सांसद ने दिया पार्टी सिर्फ उसमें लगी रहती है। इसके अलावा आपका फेलुअर है कि लगातार दंगे हो रहे हैं। बहराज के बाद संभल हुआ, कहीं ना कहीं सरकार का फेलुअर है। अरे साजिद जी या तो आप बोल लीजिए या उन्हें जवाब देने दीजिए। एक आदमी तो बोल ले कम से कम। नदीम खान साहब वो फिर वही कह रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि पुलिस ने हत्याएं की, दबाया जा रहा है, 10 तारीख तक का वक्त है, 10 तारीख तक जांच पूरी हो जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी जाना चाहे, प्रियंका गांधी जाना चाहे, अखिलेश यादव जाना चाहे, जो जाना चाहे वो जा सकता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जिस दिन सर्वे का ऑर्डर दिया गया था, आज जैसा इन्होंने घेराबंदी कर रखी है, कोई 10 तारीख तक नहीं जाएगा, तो उस दिन भी सिर्फ कोर्ट के ही लोगों को जाने देना चाहिए था ना। बाकी लोगों को क्यों जाने दिया जो धार्मिक नारे लगा रहे थे? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। आज जैसे आपने घेराबंदी की, सारे विपक्ष के नेताओं को आप जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई वहां दंगा भड़क जाएगा इनके जाने से। तो उस दिन जब वहां पे कोर्ट का आदेश होने के बाद कोर्ट के सरकारी वकील को और जो भी कोर्ट के लोग होते हैं या सर्वे की टीम को जाना चाहिए था। सर्वे की टीम के साथ जो लोग धार्मिक नारे पीछे से लगा रहे थे उनका क्या काम था वहां पे? इसका कोई जवाब दे दे। आलोक जी तो पहले ही कह चुके कि मुझे पता ही नहीं कोई गया ऐसा धार्मिक और संविधान की ये लोग बार बार दुहाई देते हैं। उसी संविधान में कहा गया है कि अगर किसी जगह दो पक्षों में दंगा होने का कुछ मतलब है तो आदमी उसको पहले से कॉन्फिडेंट में लेता है। और इन्होंने बता दिया नहीं, धार्मिक कोई जो है संविधान इतना कमजोर नहीं है। संविधान कमजोर आप लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने किया है। संविधान का तो तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। एक सेकंड नदीम खान सवाल सुनिए। तो आलोक जी ने पहले भी वही बात की, उन्होंने कहा कि मान लिया कि किसी ने भड़काऊ नारे लगाए, क्या भड़काऊ नारे लगाने का मतलब यह है कि सामने से कोई गोली मारेगा या हिंसा करेगा या पत्थर मारेगा? इतने सारे पत्थर आपने जो वहां पर देखे वो अचानक तो नहीं आए होंगे ना? अचानक नहीं आए तो वही चीज है ना। सुनिए ना, नदीम खान का जवाब तो सुन लीजिए। आलोक जी प्लीज एक सेकंड, उनको जवाब तो देने दीजिए ना, जवाब तो देने दीजिए उन्हें। नदीम खान साहब बोलिए। वो नाम भी तो बताए वो किसने। देखिए पत्थर नहीं आए, लेकिन जब भीड़ इस तरह से जाएगी और कोर्ट के नाम पे धार्मिक नारे लगाएगी, जाहिर सी बात है हर समाज में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। उसमें रहे होंगे कुछ लोग जो पत्थरबाजी, लेकिन सरकार और प्रशासन का क्या काम है? ठीक है, अब आप थोड़े से बैकफुट पर आ गए ना, ये बात हो रही है महंत रामदूत जी। नहीं, आप इसको पहली बात तो ये है कि भड़काऊ नारे लगाने का जवाब पत्थर मारना, गोली मारना तो नहीं हो सकता। लेकिन नदीम खान साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व घुसाए हों उसमें, और जितने पत्थर वहां बिखरे पड़े वो लगता नहीं है कि कुछ लोग। रामदूत जी। विशाल जी, मैं नदीम खान साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि मान लिया किसी ने नारे लगाए तो जय सिया राम बोला होगा, भारत माता की जय बोला होगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला होगा, लेकिन अरे भाई साहब वो तो मैं भी भारत माता की जय बोल रहा हूँ, जय श्री राम भी बोल रहा हूँ। अरे नदीम जी सुनिए ना, सुनिए प्लीज, सब लोग एक दूसरे को सुन ले, थोड़ा तो जवाब देने में आसानी होगी। मेरी बात सुन लीजिए। रामदूत जी बोलिए। आप कह रहे हैं कि भड़काऊ नारे लगाए, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ नारे लगाए, लेकिन किसी ने भारत को तोड़ने के नारे नहीं लगाए, किसी ने अल्लाह अकबर नहीं कहा होगा, किसी ने गजवाए हिंद की बात नहीं की होगी, किसी ने भारत को तोड़ने की बात नहीं की होगी। अगर की होगी किसी ने धार्मिक सद्भाव की बात की होगी। वीडियो देखिए, उसमें लग रहा है कि ये लोग सर्वे करने नहीं आए। अरे सर इतनी असहिष्णुता मत दिखाइए, सुन लीजिए। सर्वे नहीं होता है, सर्वे का सुन लीजिए। आप एक चीज बताइए, कभी जब भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात हुई, जब नारे लगे, कब किसने पत्थर बरसाए? जब अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, कब कौन हिंदू पत्थर बरसाने गया? आप गैर मतलब की बेमतलब की बात करते हैं, अपनी पर्दे को छुपाने की बात करते हैं। आप मुस्लिमों की वो पक्षधर हैं जहां सिर्फ एक घंटे में पत्थर भी इकट्ठा हो गए
किसी ने जय श्री राम बोल भी दिया हो, किसी ने भारत माता की जय के नारे लगा दिए हो, किसी ने भारत माता हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए हो, क्या ये भारत में नारे लगाना दोष है क्या? मुझे ये बता दीजिए आप। तो भाई फिर आप इसका नारा मत दीजिए ना कि सबका साथ सबका विकास। आप एक तरफ ये भी बोलते हैं और जब देखते हैं कि एक धार्मिक जगह का आप सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ पे धार्मिक नारे की कोई जरूरत नहीं है। आप कोर्ट के आदेश से चलिए ठीक है, मोहम्मद सोहेब जी के पास में चल रहा हूँ। ये जो बार बार बात कही जा रही है कि कुछ लोगों ने नारे लगा दिए, ठीक है, मान लिया जाता है कि कुछ लोगों ने नारे लगा दिए, तो फिर नारे लगाने के जवाब में क्या पत्थर मारे जाएंगे? कल को कोई और नारे लगा दे तो क्या उसके जवाब में पत्थर मारे जाएंगे? और आपने वीडियोस में देखा होगा कि कितने पत्थर थे वहां पर। सोहेब जी से सवाल है, एक सेकंड सोहेब जी, नहीं, अब रुक जाइए प्लीज, नहीं, अभी नहीं, सोहेब जी से सवाल है प्लीज, एक बार वो बोलने फिर बाकियों के पास आऊंगा। देखिए विशाल जी, ऐसा है जिस तरह आपने कहा कि नारे लगाने से क्या पत्थर चल जाए, आप बताइए अगर नारे लगे, नारे किसने लगाए, किसने भड़काया, अभी इसकी जांच चल रही है। तो क्या नारे लगाने पर या कोई स्लोगन चिल्लाने पर क्या गोली चला दी जाएगी? आप बताइए। अगर वहाँ पत्थर मौजूद थे, मैं समुदाय की बात नहीं, जनरल बात बता रहा हूँ कि अगर किसी नारे लगाए या किसी तरह किसी भी भाषा में बोला गया तो उसकी भाषा का जवाब गोली होता है? गोली नहीं होता है। 4 लोग खत्म हुए हैं, आप बताइए अभी तक देखिए मुकम्मल नहीं बात देखिए, जब भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ में आप देखिए, अरे देखिए मैं जवाबी सवाल करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात करने आया हूँ, मैं गंगा जमनी की मिसाल पेश करने आया हूँ कि संभल का जो माहौल शांत बना रहे, इसको मैं बालने नहीं आया। मैं आज चैनल से बात कहने आया हूँ कि मुल्क में कायम रहे। देखिए अरे सब लोग एक साथ नहीं बोलेगा। आलोक जी आपका नंबर इसके बाद, आपका नंबर ही इसके बाद है, प्लीज एक बार जरा सुन लीजिए। देखिए जी, देखिए सर विशाल सर, ऐसा होता है, देखिए जब भीड़ इकट्ठा होती है, देखिए हमेशा ये ख्याल रखिए कि सर हर समुदाय में चंद अच्छे होते हैं, चंद बुरे होते हैं। और भीड़ में आप देखिए, चाहे जो पत्थर चलाए, चाहे गोली चलाए, चंद ही लोग होते हैं, मुकदमा पूरी कौम को होता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो। मैं तो समुदाय नाम लेकर बात कर रहा हूँ। और आप देखिए जो मामला वहां पे हुआ है, वो आज तक आप देखिए ज्ञान व्यापी या लखनऊ में टीला अली मस्जिद, इन सबके मुकदमे चल रहे, किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई कोर्ट के खिलाफ। कोर्ट को मैं मानता हूँ, जैसे भी आपने कहा था, मैं कोर्ट को मैं मानता हूँ। आप बताइए बाबरी मस्जिद सब इसका फैसला आया, किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई, तो मैं किसको नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ वहां पे अमन कायम रहे। और भीड़ ने जो पत्थर चलाए, आप कह रहे भीड़ चलाए, अभी समझ में नहीं आया कि किससे चलाए, उस पर जांच चल रही है, 10 तारीख रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कोई पार्टी का नेता वहां नहीं जाएगा, इसमें उन्होंने हिकमत का भी काम दिया है कि जाहिर सी बात अखिलेश यादव जाएं या राहुल गांधी जाएं तो जाहिर सी बात एक समुदाय को लगेगा मेरे हमदर्द आगे, उसमें बात बढ़ जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने, मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के बात करी होगी, और 10 तारीख जांच के बाद जाहिर सी बात लोग जाएंगे और उसमें कुछ लोग रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये बताइए सर कि भीड़ में चंद लोग जो पत्थर चलाते हैं, गोली चलाते हैं, उसमें कभी क्लियर हो पाया किस बिरादरी के थे या किस समुदाय के थे? लेकिन हिंदुस्तान में कभी कोई बात ऐसी आती, मंजरेआम पर आती है, तो उसमें एक समुदाय टारगेट पाया जाता है। वो समुदाय कौन है आप सब जानते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश रहेगी, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले के जाने जाते हैं, और मेरी उनसे उम्मीद भी यही है और गुजारिश भी रहेगी आपके चैनल से कि निष्पक्ष जांच हो, और जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं और या जिन लोगों ने भड़काई है आग, पहले ये देखिए कि भड़का के आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान में इतनी एजेंसियां हैं जो पल पल की खबर रखते हैं। मैं यहाँ एक लफ्ज बोल रहा हूँ, हर आदमी उसको देख रहा है, पूरी इंडिया, पूरा कई मुल्क देख रहे हैं। आप बताइए वहां पे पत्थर कैसे इकट्ठा हो गए, या वहां पे पब्लिक हजारों की तादाद जिस तरह आप बता रहे कैसे इकट्ठा हो गई? आखिर प्रशासन क्या कर रहा था? इसमें प्रशासन की चूक है। मेरी मुख्यमंत्री को गुजारिश रहेगी कि प्रशासन की पहले जांच कराई जाए कि आखिर वहां भीड़ इकट्ठा सुबह कैसे इतनी हो गई। जाहिर सी बात है प्रशासन की चूक थी कि वहां पे भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई, और फिर भीड़ ने पत्थर अगर चलाया भी है तो उसमें जांच चल रही है। और आज 5 दिसंबर हो गया, 10 तारीख क्लियर हो जाएगा किसने चलाया किसने चलाया, और मुझे उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी। अब आप पर बांग्लादेश की बात मुकम्मल करूँ सर, जिस तरह बांग्लादेश पे जो मेरे हिंदू भाई उनसे हो रहा है, तो जिस तरह कुछ मीडिया में या कुछ सियासी लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं, मैं उस चीज का खिलाफ हूँ। और मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया और वहां की प्रधानमंत्री को संरक्षण दिया, वरना वो बांग्लादेश से मार दिया थी, यहाँ को सिक्योरिटी दी गई। ये मुल्क अमन का है, प्रधानमंत्री अमन और मोहब्बत दिखाई। लेकिन मेरी गुजारिश खुद भी प्रधानमंत्री जी से रहेगी कि आप उसमें हस्तक्षेप करिए और फौरन वहां के प्रधानमंत्री बात करिए और टाइट आवाज में बात करिए कि अगर एक भी हिंदू को कुछ दिक्कत हो गई तो मैं इससे
सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं चाहता हूँ खुद प्रधानमंत्री जी से इससे आकर बोले, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखिए किसी मुल्क में भी अगर किसी मुसलमान या कोई हिंदू बात होती है तो नाहक में यहाँ का मुसलमान पिस जाता है। आप बताएं 1857 के बाद से आज तक क्या मुसलमानों इस मुल्क में कुर्बानी नहीं दी? हमेशा दी और देता रहेगा। लेकिन चंद सियासी पार्टियां होती हैं मंदिर आम पर आने के लिए मुस्लिम को वो बैंक समझती हैं और इस्तेमाल करने के बाद किनारे हट जाती हैं। आप बताइए जो मैटर हो रहा है, ठीक है आम मुसलमान की बात आ रहा हूँ सर, आम मुसलमान की बात आ रहा हूँ जो रेडी देख रहा है सियासी पार्टी छोड़कर, संभल का मामला जो है सुकून से गुजरे और मैं मुख्यमंत्री बुलाए तो निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा मिले, किसी देश को सजा ना दिया वो किसी समुदाय को। आलोक जी, हमारे साथी ने कहा पत्थर का जवाब गोली नहीं होता, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो 4 मौतें हुई हैं संभल में तो पुलिस की गोली से नहीं हुई, की जांच हो रही है। निश्चित रूप से जो भी जिन गोलियों से उसकी मौत हुई है, जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, सारे वीडियो सामने आएंगे, सारी तस्वीरें सामने आएंगी, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी और जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो विरोधी दल है उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें, वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ का हल करने की कोशिश न करें। राहुल गांधी जी को कुछ कहना है तो सदन में कह सकते हैं, खुला है दरबार, वहां पर सदन इसीलिए बैठता है, वो सांसद है, वो विपक्ष के नेता है, वो जहां संसद में अपनी बात कहें। संभल में जो कुछ हुआ, जो घटना हुई, आप कह रहे हैं किसी ने नारे लगाए, अरे भाई ये भी तो जांच का विषय हुआ। नारे किसने लगाए आपको नाम पता है क्या? जानते हैं आप क्या किसने लगाए? कादिर ने लगाए क्या? लोग वर्मा ने लगाए? आपको पता है क्या कि किसने वहां पे नारे लगाए? और है आपको पता तो जरा नाम बता दीजिए मुझे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। साजिश अगर वहां पर हुई है और जो दिख रहा है सामने, जिस तरीके से वहां गोलियां बरामद हो रही हैं, आज भी वहां तलाशी अभियान चला, नालियों में पाकिस्तानी गोलियां बरामद हो रही हैं, अमेरिका की फैक्ट्री से निकली हुई गोलियां बरामद हो रही हैं। कहां से है ये सारी गोलियां? कौन रखता है पाकिस्तान की गोलियां? तो निश्चित रूप से साजिश की कई परतें हैं और इनका खुलना जरूरी है। जिम्मेदारी से पुलिस प्रशासन, जिम्मेदारी से सरकार और पुलिस प्रशासन भी बच नहीं सकते हैं और सवाल उठाने से विपक्ष भी नहीं बच सकता है। जांच का सामना तो सबको करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए